दुनिया के इतिहास में ना कुछ लोग होते हैं जो सल्तनतें बनाते हैं, कुछ समाज का नक्शा ही बदल देते हैं। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे सोचने के तरीके को ही चुनौती दे देते हैं, हमारे मन की दीवारों को तोड़ देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही विचारक की जिसने सोच को ही बदल डाला। और आज हम जिनकी बात करने वाले हैं ना, वो इसी तीसरी कैटेगरी में आते हैं। जी हाँ, ओशो। देखिए, उन्होंने सिर्फ कुछ उपदेश नहीं दिए, नहीं नहीं, उन्होंने तो लाखों लोगों के लिए उनके विचारों की दुनिया में एक तरह की क्रांति ही ला दी थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कौन थे ओशो? क्या वो सिर्फ एक संत थे या कोई गुरु? नहीं, इससे कहीं ज्यादा वो एक विचार थे, एक सीधी चुनौती थे, और सच कहूं तो बहुत से लोगों के लिए एक तरह से एक जागृति का जरिया थे। उनका शुरुआती नाम था आचार्य रजनीश, लेकिन पूरी दुनिया ने उन्हें जाना ओशो के नाम से। तो चलिए आज उनके जीवन और उन विचारों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, जो पता है आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एक विद्रोही की शुरुआत की। सवाल ये है कि ये जो इतने क्रांतिकारी, इतने विद्रोही विचार थे, ये आए कहाँ से? असल में इसकी जड़ें हमें मिलती हैं उनके बचपन में, उनके शुरुआती जीवन में, जहां से ये परंपरा को चुनौती देने वाला स्वभाव पनपना शुरू हुआ था। देखिए, 1931 में उनका जन्म हुआ और बचपन से ही वो सवाल बहुत पूछते थे, एक तरह से विद्रोही बच्चे थे। फिर 21 साल की उम्र में उन्हें एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ। वो खुद इसे आत्मिक जागृति कहते थे। और बस इसी एक अनुभव ने ना उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। पहले वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने और फिर पूरी दुनिया ने उन्हें ओशो के नाम से जाना। और यही बात, यही सोच उनके पूरे जीवन का सार थी। उनका मानना था कि असली ज्ञान, सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं मिलता, वो मिलता है खुद के अनुभव से। उन्होंने सच को, ट्रूथ को किसी से उधार नहीं लिया, बल्कि उसे खुद ढूंढा और सबसे जरूरी बात, उसे जिया। चलिए अब आते हैं ओशो की मुख्य शिक्षाओं पर। तो वो कौन से विचार थे जिनके लिए ओशो आज भी याद किए जाते हैं? अगर हम देखें तो उनकी पूरी शिक्षा का जो केंद्र है ना, वो 3 पिलर्स पर टिका है: जागरूकता, स्वतंत्रता और प्रेम। तो सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी शिक्षा, जागरूकता यानी अवेयरनेस। ओशो के हिसाब से ना, हम में से ज्यादातर लोग एक मशीन की तरह जिंदगी जीते हैं, एक बेहोशी में। सुबह उठो, काम करो, सो जाओ। उनका मानना था कि ध्यान, मेडिटेशन इसी बेहोशी से बाहर आने का रास्ता है। पर रुकिए, उनका ध्यान का मतलब वो नहीं था जो हम आम तौर पर सोचते हैं। जैसा वो खुद कहते थे, ध्यान कोई प्रैक्टिस नहीं है, ये तो जीने का एक तरीका है। मतलब ये नहीं कि कोई दिन में 15 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ गया और हो गया ध्यान। नहीं, इसका मतलब था कि 24 घंटे, हर पल अपनी आंखें खुली रखी जाएं, अपने हर काम के लिए, अपने हर एक विचार के लिए पूरी तरह से अवेयर रहना। इसको समझने के लिए ना, उनका एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, चाय का उदाहरण। सोचिए, अगर कोई चाय पी रहा है लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही घूम रहा है, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है या पास्ट के बारे में सोच रहा है, तो वो असल में चाय का स्वाद नहीं ले रहा है। वो तो बस एक आदत को, एक रूटीन को पूरा कर रहा है। चाय का असली स्वाद वो तो तभी मिलेगा जब पूरी तरह से उसी पल में मौजूद हो, मतलब जागरूकता में। अब आते हैं उनकी दूसरी शिक्षा पर, जो सीधे सीधे उनके विद्रोही स्वभाव से निकलती है, और वो है स्वतंत्रता, फ्रीडम। इसका मतलब क्या था? मतलब ये कि किसी गुरु, किसी किताब या किसी परंपरा की बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वो सदियों से कही जा रही है। नहीं, सत्य को खुद अनुभव करो, खुद जानो। और ये विचार बहुत गहरा है। वो कहते थे कि धर्म उधार नहीं लिया जा सकता, सत्य को जीना पड़ता है। मतलब किसी और का अनुभव, चाहे वो बुद्ध का हो या किसी और का, हमारे लिए तो वो सिर्फ एक कहानी है, जब तक हम उसे खुद अपनी जिंदगी में न जी लें। और यही स्वतंत्रता का, फ्रीडम का प्रिंसिपल वो तीसरी सबसे जरूरी चीज पर भी लागू करते थे, और वो है प्रेम, लव। ओशो ने प्रेम और रिश्तों को एक बिल्कुल ही, कह सकते हैं, एक नई नजर से देखा। उनके हिसाब से सच्चा प्यार अधिकार जताना यानी पोजेसिवनेस नहीं है। वो कहते थे कि जहाँ कंट्रोल आ जाता है, जहाँ किसी को बांधने की कोशिश होती है ना, वहाँ प्यार धीरे धीरे दम तोड़ देता है, खत्म हो जाता है। उनके लिए प्यार का मतलब बहुत सीधा था। जैसा कि वो कहते थे, प्रेम अधिकार नहीं है, प्रेम स्वतंत्रता है।
मतलब सच्चा प्यार किसी को बांधता नहीं, बल्कि उसे और ज्यादा आजाद करता है। प्यार का असली रूप मुक्ति है, कोई बंधन नहीं। और अब आते हैं उनकी चौथी बड़ी शिक्षा पर, परंपरा यानी ट्रेडिशन। ओशो समाज में सदियों से चली आ रही मान्यताओं, रीति रिवाजों के बहुत बड़े आलोचक थे। ये जो लाइन है ना, इसमें उनकी पूरी सोच की झलक मिलती है। उनका मानना था कि परंपराएं क्या हैं? वो मरे हुए लोगों का बोझ है जिसे जिंदा लोग ढोते रहते हैं। उनका कहना था कि हर पीढ़ी को, हर जेनरेशन को अपने समय का सच खुद खोजना चाहिए, न कि पुरानी लकीरों को पीटते रहना चाहिए। तो अब बात करते हैं विवाद और पश्चिम की यात्रा की। जाहिर है, इतने क्रांतिकारी विचार बिना विवाद के तो आ नहीं सकते थे। तो ओशो जितने पॉपुलर हुए, उतने ही कंट्रोवर्शियल भी हुए। और ये विवाद तब और बढ़ गया जब वो पश्चिम पहुंचे। हुआ ये कि 1980 के दशक में वो अमेरिका चले गए और वहाँ ओरेगन में उन्होंने रजनीशपुरम नाम से एक बहुत बड़ा कम्यून बसाया। ये एक तरह का सामाजिक प्रयोग था जहाँ हजारों लोग खिंचे चले आए। लेकिन जल्द ही स्थानीय लोगों और अमेरिकी सरकार के साथ उनका टकराव शुरू हो गया। जमीन को लेकर विवाद हुए, राजनीतिक मतभेद बढ़े और उनके कम्यून के अंदर से आपराधिक गतिविधियों के आरोप भी लगे। इन सब विवादों का नतीजा ये हुआ कि आखिरकार उन्हें अमेरिका छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और वो वापस भारत अपने पुणे आश्रम आ गए। फिर 1990 में पुणे में ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। लेकिन एक इंसान के जाने से कोई विचार खत्म नहीं हो जाता, है ना? असल में तो उनका प्रभाव उनके जाने के बाद और भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। तो फिर ओशो की विरासत क्या है? लेगेसी क्या है उनकी? ऐसा क्या है उनके विचारों में कि आज भी वो इतने रेलेवेंट है और करोड़ों लोगों पर उनका असर है? शायद उनकी पूरी विरासत इस एक लाइन में छिपी है। उनका मकसद कभी भी फॉलोअर्स बनाना, अनुयायी बनाना था ही नहीं। उनका मकसद था हर इंसान को इतना स्वतंत्र बनाना कि वो अपने अंदर की सच्चाई खुद खोज सके। और शायद यही वजह है कि उनके जाने के इतने सालों बाद भी उनकी किताबें, उनके प्रवचन आज भी लोगों को एक तरह से जगाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ओशो को मानना या ना मानना, ये हर किसी का अपना फैसला है। लेकिन एक बात तो है, उनके विचारों को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। वो हमें एक पल रुककर ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम वाकई जी रहे हैं या सिर्फ जीने की एक आदत को निभाए जा रहे हैं। तो सोचने वाली बात यही है कि ओशो का कौन सा विचार है जो सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है।